गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं रोहित कुमार आज उपस्थित हूँ आपके सामने जीएस का एक नया सब्जेक्ट लेकर विज्ञान के लिए। तो हम ये इस विज्ञान में सबसे प्रथम चैप्टर जो उठाया है वह जंतु जगत का वर्गीकरण उठाया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हालांकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, हम इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। तो मेरे दोस्तों, ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और बच्चे को छोड़कर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमें इसको लगभग 4 क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, 4 से 3 क्लास में इसको खत्म करेंगे। ज्यादा 4 और 3 क्लास तो इसमें कम से कम लगने वाली है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल हो, किसी भी भर्ती में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वनस्पति जगत। तो जंतु जगत, वनस्पति जगत अपने आप में एक थोड़े टिपिकल लेसन्स है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी टर्मोलॉजी यूज की जाती है जैसे कि हर किसी चैप्टर की, या ऐसे में कहूं कि बायोलॉजी की अपनी एक टर्मोलॉजी है, तो उसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए कैसे। देखिए मेरे दोस्तों, जंतु जगत का वर्गीकरण, ठीक है, हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जंतु जगत के लिए किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया। देखिए, अगर हम बात करें कि द्विपद्धति वर्गीकरण सबसे पहले आया। द्विपद्धति वर्गीकरण यानी कि उस समय ज्यादा चीजें खोजी नहीं गई थी, प्रकृति में उपस्थित थी, लेकिन हम 2 पहलू से जो देख रहे थे। मैं क्या बोला? द्विपद्धति वर्गीकरण मतलब 2 प्रकार से। द्विपद्धति बोले तो 2 प्रकार से। तो मेरे दोस्तों, द्विपद्धति वर्गीकरण यानी कि पादप जगत और जंतु जगत। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रकृति में चीजें थी, उन्हें 2 पहलू से देखा गया, एक तो पादप जगत और एक जंतु जगत। 2 तरीके से क्लासिफाई किया जंतु जगत के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि द्विपद्धति वर्गीकरण किसके द्वारा लाई गई या इसका फॉर्मेशन किसने किया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा गया एग्जाम में। कार्ल लीनियस। देखिए मेरे दोस्तों, कार्ल लीनियस द्वारा किया गया। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कार्ल लीनियस को जंतु जगत का पिता कहा जाता है, तो जंतु जगत का पिता किसे कहा जाता है? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, आईएमपी। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास रखिए, ऐसा पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। बस साथ में दोस्तों बने रहिए। देखिए, द्विपद्धति वर्गीकरण में क्या बोला? द्विपद्धति वर्गीकरण क्या था? इसमें 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। और मैंने आपसे कहा कि जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है, जंतु जगत का पिता किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कार्ल लीनियस को जंतु जगत का पिता कहा जाता है। ठीक है, फिर बात हुआ कि क्या, जैसे कि कुछ, मैं आपसे क्या बोला ना कि कुछ टर्मोलॉजी होती है किसी भी, मैं उसको कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, मैं आपको कहूंगा ट्रिक होगी, ना 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 ना, कोई भी ट्रिक नहीं। जैसे टैक्सोनॉमी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए। जब बार बार पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, आपके माइंड में बस जाएगी, मस्तिष्क में आपके क्लिक कर जाएगी चीज कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, कि जंतु जगत के बारे में अध्ययन करना ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। 3 बातें हमने सीखी
तीन बातें मैंने आपको बताई मेरे दोस्तों, यही पूछी जाएंगी द्विपद्धति वर्गीकरण से, इसके सिवाय कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये देखिए द्विपद्धति वर्गीकरण, यानी मैंने बताया द्विपद्धति वर्गीकरण को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया। नंबर पहला पादप जगत। पादप मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, तरु पादप मतलब होता है पेड़ पौधे वनस्पति। क्यों दोस्तों, अरे यही तो होता है भैया, अरे यही होता है कि पादप जगत और जंतु जगत। मैंने आपको बताया दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, और मैंने आपको बताया कि द्विपद्धति वर्गीकरण किसके द्वारा लाई गई, बिल्कुल ठीक, बहुत ही सुंदर, कार्ल लिनियस के द्वारा लाई गई। और कार्ल लिनियस को ही जंतु जगत का पिता कहते हैं। और मैंने एक बात आपको और बताई, साथ साथ लर्न कीजिए। और मेरा आपसे निवेदन फिर है कि आप अपनी एक नोटबुक और एक अपना पेन साथ में लेकर बैठा करिए, जो मैं, हालांकि मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम साथ साथ इसको नोट डाउन करें, कुछ पॉइंट्स बना लें, जिससे क्या होगा कि चीज हमारे माइंड को हिट करती है और हमें याद हो जाती है। तो मैंने बताया कि जंतु जगत के बारे में अध्ययन करना ही मेरे दोस्तों टैक्सोनॉमी कहलाता है। इस बात को बिल्कुल ना भूलेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विपद्धति वर्गीकरण। चलिए अब बात करते हैं त्रिजगत वर्गीकरण। जैसे कि चीजें खोजी गई, मैंने आपसे क्या बोला ना कि मतलब देखने के पहलू और चीजों को खोजा गया, उसी प्रकार से चीजें क्लासिफाई होती रही। पौधों में भी वैरायटी मिलने लगी, जंतुओं में भी वैरायटी मिलने लगी। कैसे, देखिए, जैसे कि त्रिजगत वर्गीकरण, जैसा कि नाम से ही आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि त्रि मतलब तीन, तीन जगत वर्गीकरण, त्रिजगत वर्गीकरण। इससे मतलब क्या है कि भैया देखिए दो पार्ट तो सेम ही रहेंगे ना, देखिए दो तो चीजें सेम ही रहेंगी, दो तो पहले हो चुके ना। तो पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत और तीसरा प्रोटिस्टा जगत। हम बिल्कुल आपको लर्न कराएंगे, बिल्कुल। अभी आप ये समझिए कि द्वि जगत में क्या बोला मैंने आपसे, जंतु जगत पादप जगत, या पादप जगत जंतु जगत, पादप जगत और जंतु जगत, और त्रिजगत में एक और बढ़ गया, कौन सा, पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। कोई दिक्कत, बहुत सुंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ल लिनियस को द्विपद्धति वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार से मेरे दोस्तों मतलब कार्ल लिनियस को जंतु जगत का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार से हैकल को त्रिजगत का जनक कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि द्विपद्धति वर्गीकरण, जंतु जगत पादप जगत, उसी प्रकार से त्रिजगत वर्गीकरण, यानी कि पादप जगत जंतु जगत दो सेम है ना दोस्तों, और तीसरा क्या हुआ, प्रोटिस्टा जगत। अब बात आती है चीजों को, मैं क्या बोला कि चीजें और खोजी गई, क्लासिफाई किया गया, पादपों में भी वर्गीकरण किया गया, जंतुओं में भी वर्गीकरण किया गया। तो उस प्रकार से अलग अलग वर्गों में रखा गया, जंतुओं को भी कुछ और कुछ पादपों को भी। मतलब समझ में नहीं आ रहा, अब आप आगे बढ़िए, चैप्टर टफ है। आई होप मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि बिल्कुल आपके माइंड को सेट कर देगा, बिल्कुल सेट कर देगा। कि देखिए पांच जगत वर्गीकरण। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला ना कि तीन तो पहले होगा ना त्रिजगत में, कौन कौन से, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत। ये तो मैंने आपको त्रिजगत में बता दी ना भाई, अरे ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। उसके बाद दो और खोज लिए गए, मोनेरा जगत और फंगस, फंगाई। क्या बोला मैं आपसे, मोनेरा और फंगस, यानी कि पांच जगत वर्गीकरण, यानी कि पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत और फंगस जगत। ठीक है। अब जैसे कि मैंने, रोहित ने आपको बताया मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि द्विपद्धति वर्गीकरण का जगत किसे का जनक किसे कहा जाता है,
कार्ल लिनियस को, या दूसरे तरीके से समझ ले कि जंतु जगत का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। मैंने आपसे बोला त्रिजगत वर्गीकरण, यानी कि हैकेल को त्रिजगत वर्गीकरण का पिता, जनक, फादर कहा जाता है। उसी प्रकार से मैंने आपसे बोला कि 5 जगत वर्गीकरण का पिता, भैया बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। देखिए R.H. बहीटेकर, R.H. बहीटेकर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, R.H. बहीटेकर को माना जाता है। अब करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। चैप्टर क्या था? जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो अब स्टार्ट हुआ जंतु जगत का वर्गीकरण। ये बातें आपने 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में भी पढ़ी होंगी, 11th, 12th में भी पढ़ी होंगी कि जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। बोले सर जी ये पढ़ा हुआ है। मैंने हाँ, मैं कब बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है कशेरुकी और अकशेरुकी। हम इसमें कुछ आपको वो पॉइंट बताएंगे जो आपने कुछ ने पढ़े होंगे और कुछ ने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए जंतु जगत को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि अकशेरुकी उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, और कशेरुकी उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। कुछ ऐसा ही ना? हाँ बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, यही पढ़ना था और अब भी मैं यही पढ़ाऊंगा, कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला, कुछ चीजें जोड़ दूंगा। बस आप बिल्कुल उससे क्या होगे, थोड़ा सा उच्च हो जाओगे कि हाँ, कि कंपटीशन लेवल आपका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। ये देखिए कि क्या बोला, इन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पृष्ठीय भाग में, पृष्ठीय मतलब क्या होता है, ये देखिए ये पीछे वाले भाग में, यानी कि पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। क्या बोला मैंने? कशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पृष्ठीय भाग में पाई जाती है। और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। लिक्विड एक तरल पदार्थ होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं रोहित आपसे कहना चाहता है कि क्या, कि इन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है किसमें? पृष्ठीय भाग में। और इस रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, एक लिक्विड फिल होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये चीजें अब्सेंट होती है किसमें? अकशेरुकी जंतुओं में। मतलब क्या, कि इन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। इनमें भैया रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है तो क्या नोटोकॉर्ड होगा? नोटोकॉर्ड में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, हमारा यह पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि बचपन में क्या होता है, जब छोटे होते ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, मतलब समझिए आप, जब बचपन में क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसमें द्रव भरा होता है, उसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन जब युवावस्था में इसी द्रव को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये समझ लीजिए, ये द्रव चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। काम भई और नाम नहीं, मतलब नाम नया। हाँ, क्या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए दोस्तों, बचपन में रीढ़ में नोटोकॉर्ड द्रव पाया जाता है, लेकिन युवा अवस्था में इसी द्रव को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। कहते कि पूछती जब हमने यूज करना बंद कर दिया तो वो चीज लुप्त हो गई। तो लुप्त हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज का वो अंग है, नहीं है, लेकिन वो अवशेषी अंग है जो वर्क में नहीं रहता है। कहते हैं कि पहले सांपों के पैर होते थे, लेकिन क्या हुआ कि जब चीजों के इतने पैर थे कि उनकी स्पीड इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने यूज करना बंद कर दिया तो क्या हुआ, वो उनके जो पैर थे वो सब क्या हो गए, लुप्त हो गए, विलुप्त हो गए।
उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम चीज यूज में लेकर आते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, जैसे कि मैं बताऊं कि अगर हमने पढ़ा होगा लैमार्कवाद पढ़ा है हमने, तो हुआ क्या, ऐसा हुआ कि जिराफ एक क्षेत्र था, उसमें क्या हुआ, सूखा पड़ा, जिराफ था, जिराफ पहले घोड़े के माफिक थे, किसके माफिक थे, घोड़े के माफिक थे। लेकिन जब हुआ क्या कि जब पेड़ इतने थे तब वो आराम से खा रहे थे, लेकिन जब जैसे जैसे सूखा पड़ा, नीचे की पत्तियां सब खा ली गई और ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए क्या हुआ कि जब जिराफ ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, अपने ऊपर को उठाया, अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, तो ऐसे करके मैं भी उठाऊंगा, मेरी बढ़ जाएगी, मैं भी जिराफ हो जाऊंगा, लेकिन बढ़ाया, उनकी भी गर्दन उसी तरीके से क्या हो गई, उनकी लंबाई गर्दन की बढ़ गई, यूज में किया तो हो गया। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, मैं क्या बोला कि कशेरुकी जंतुओं में पुच्छ पाई जाती है, यह एक अवशेषी अंग है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, देखिए इन जंतुओं में आगे की तरफ, अब इस आगे की तरफ के लिए क्या एक टर्मोलॉजी यूज की गई वो समझ लीजिएगा, वेंट्रिकल हार्ट, आगे का हार्ट, अरे डायलन बायनल बायलन दानल बायनल, ये तो है, और क्या, हार्ट को 4 पार्ट में बांटा गया, यानी कि इन जंतुओं में आगे की तरफ हृदय 4 पार्ट में पाया जाता है, वेंट्रिकल हार्ट होता है, मतलब क्या, इन जंतुओं में आगे की तरफ क्या पाया जाता है, माफ कीजिएगा, इन जंतुओं में 4 भाग बोले, ऐसा कुछ जंतुओं में ऐसा होता, कुछ में नहीं है। देखिए इन जंतुओं में आगे की तरफ हृदय पाया जाता है, ये निश्चित है कि हृदय आगे की तरफ होगा, तो क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल हार्ट होता है, क्या होता है, वेंट्रिकल हार्ट, आगे की तरफ जो हार्ट होता है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल हार्ट। समझ में आया दोस्तों? तो देखिए अब हुआ क्या, अब आप मुझसे बोले कि इस धरती में पहले कौन आया, कैसे हुई जंतु जगत की उत्पत्ति, क्या पहले इंसान आए कि पहले डायनासोर आए कि पहले क्या आए कि पहले क्या आए, ऐसा कुछ। तो भाई मैं आपको आई मेक योर ऑल क्वेश्चंस क्लियर, आई मेक योर ऑल डाउट्स क्लियर, डेफिनेटली साथ बन रही दोस्तों। मैं आपसे बोल रहा हूं जंतु जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए उत्पत्तियों का क्रम अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले मछली आई, सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई, मछली की हुई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, पहला और लास्ट से क्वेश्चन बन जाता है, बी का छोड़ दो, पहला और लास्ट का क्वेश्चन बन जाता है कि पहले कौन है लास्ट में कौन है। देखिए मेरे दोस्तों, मछली सबसे पहले आई और मैंने बता दिया कि यही बता दिया आपको, मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती है। समझिए क्या बोला मैंने आपसे बोला कि उत्पत्तियों के क्रम में सबसे पहले मछली आई, मछली अपने गलफड़े गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, उभयचर की बात करता हूं तो उभयचर जैसे कि क्या होता है, मेंढक होता है, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े तीनों का यूज करता है। उसी प्रकार से सरीसृप जो होते हैं मोस्टली किसमें रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। तो मिट्टी में जो रहते हैं भैया, तो वह अपनी त्वचा के माध्यम से ये क्रिया करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से पक्षी जो होते हैं एवज कहते हैं, एक नया टर्म है एवज। तो क्या होता है, फेफड़े के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपनी श्वास की क्रिया संपूर्ण करते हैं, अपनी श्वास की प्रक्रिया को करते हैं फेफड़ों के माध्यम से। अब मैं बात करता हूं सबसे लास्ट की बात, स्तनधारी। हम लोग और जो बच्चे जन्म करते हैं, स्तनधारी और तरीके से डिफाइन करेंगे हम इसके लिए। समझिए, पहले जन्म जो करते हैं क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये समझिए हम। तो वो किससे करते हैं, फेफड़ों से करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे बोला उत्पत्तियों के क्रम में सबसे पहले मछली, फिर उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। इस क्रम को लर्न कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिक्कत क्या है इसमें। मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी।
अब हम बात करते हैं कि जंतु जगत में उपस्थित जीवों के चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। जैसे कि ऐसा जो हृदय, मनुष्य हृदय जो होता है 1 2 3 4, उसी प्रकार से बात करते हैं कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं, हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर। शार्क, अगर आपसे पूछ लिया जाए, सभी मछली मान लो आप, ठीक है, कुछ मछली ऐसी होती है स्तनधारी होती हैं, बताएंगे उसके बारे में। मोस्टली जो मछलियां होती है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि मछली के, यानी कि शार्क मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो मेरे दोस्तों 2। उसी प्रकार से उभयचर, जो कि कौन है, मेंढक है, उसके हृदय में कितने कोष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो आपसे आप बताएंगे 3। सरीसृप, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल। लिजर्ड, यू नो लिजर्ड भाई, छिपकली, स्नेक सर्प, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। अरे मेरे दोस्तों, मैं आपसे बोला लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल यानी कि सरीसृप है, और इनके हृदय में 3 कोष होते हैं। क्रोकोडाइल एक अपवाद है, क्यों, समझ जाएंगे अभी आप। देखिए, पक्षी एवज में 4 चैम्बर होते हैं। लीजिए, शुतुरमुर्ग, ऑल वर्ड्स, सभी वर्ड्स में मान लीजिए आप, ऑल वर्ड्स। स्तनधारियों में 4 चैम्बर होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, मानव। क्रोकोडाइल एक अपवाद है, ये आपका सरीसृप यानी कि 3 चैम्बर 4 चैम्बर दोनों में आएगा। स्तनधारी और सरीसृप दोनों में काउंट किया जाता है। पूछ लिया जाएगा कि क्रोकोडाइल किस, मतलब कहना चाहिए कि किस पार्ट में आता है, सरीसृप में आता है कि स्तनधारी में आता है। ऑप्शन ए सरीसृप, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन ए दोनों, सी ऑप्शन दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना तो 2, ना तो ए और ना तो बी, यानी कि दोनों में आता है, यानी कि ऑप्शन सी दोनों ही, बोथ। क्रोकोडाइल, ह्यूमन बीइंग और डॉल्फिन, आपने देखे हो कि बहुत ही समझदार मछली होती है डॉल्फिन। मैं तो इसे कहता हूं मित्र मछली भाई, बहुत। व्हेल फिश, शील फिश और ये डॉल्फिन जो होती हैं वह जनन करती हैं बच्चों का, इसलिए इन्हें हम रखते हैं स्तनधारियों में। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि जंतु जगत का अध्ययन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है, उसी प्रकार से जंतुओं का समूह फाइलम कहलाता है। कुछ टर्मोलॉजी आपको लर्न करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। देखिए, अब बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, जंतु जगत में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम, प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ, इनका वैज्ञानिक नाम गोल्डफिश होता है। क्या होता है, गोल्डफिश होता है। इसको लर्न कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कि गोल्डफिश होता है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोटोजोआ का। और देखिए क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय एवं जलीय जीव होते हैं। जब एक कोशिकीय और जलीय जीव होते हैं तो इनमें ऊतक नहीं होगा भैया, और ऊतकों से ही अंग का निर्माण होता है। और जब ऊतक ही नहीं होंगे तो अंग क्या जबरदस्ती होंगे, नहीं, अंग नहीं होंगे, इनमें ऊतक एवं अंग नहीं पाए जाते हैं। इतना शरीर छोटा होता है तो इनमें श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग अलग से नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, एक ही में ही होते हैं भैया, समझे। जिससे सांस लेते हैं, जिससे मतलब मल निकालते हैं, अपना मल निकालते हैं और उसे सांस लेते हैं। हम तो लोग नाक से सांस लेते हैं, मल भी निकालते हैं कहीं,
नाक से निकालते हैं, लेकिन और भी कई जगह हैं, जैसे कि पसीना वसीना होता है, छिद्र उद्र होते हैं, मल निकालने के कई जगह हैं, कई अंग हैं। देखिए इनमें श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग अलग से नहीं पाए जाते, अपने लोगों में सेपरेट होते हैं और इनमें सेपरेट नहीं होते, एक ही में पाए जाते हैं। क्या? श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग। देखिए ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। क्या बोला मैं आपसे? परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं एवं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, परजीवी और पैरासाइट, मतलब परजीवी और मुक्त अवस्था वाले। परजीवी मतलब होता है कि जो हम पे डिपेंड हो, किसी और पे डिपेंड रहे, उन्हें पैरासाइट परजीवी बोलते हैं। जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं उन्हें पैरासाइट या परजीवी कहते हैं, और जो इस प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कि प्रकृति से उत्पन्न संसाधनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका? मुक्त जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कौन होते हैं भैया? देखिए मुक्त प्रोटोजोआ लर्न कर लीजिए, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। क्या बोला मैं आपसे? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, ये मुक्त प्रोटोजोआ हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये बात लर्न कीजिए कि मुक्त प्रोटोजोआ कौन होते हैं? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। और थर्ड, अब सेकंड जो है परजीवी पैरासाइट प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं? लर्न कीजिएगा, हिस्टोलाइटिका, एंटामोइबा, डायरिया होता है। मैं क्या बोला? हिस्टोलाइटिका, एंटामोइबा क्या होता है? डायरिया। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? किससे होता है? मच्छर से, ठीक है, मच्छर मलेरिया जो होता है ना, प्लाज्मोडियम। और ट्रिपनोसोमेना। मैं आपसे क्या क्या बोला? मैं आपसे बोला कि परजीवी कौन होते हैं, मुक्त प्रोटोजोआ कौन होते हैं? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। और मैंने आपसे बोला प्लाज्मोडियम, ट्रिपनोसोमेना और मच्छर मलेरिया। चलिए इस चैप्टर को, इस पार्ट के लिए हम रिवाइज करते हैं, इसका पुनर्गणन करते हैं एक स्पीड से। ये देखिए मैंने आपको बताया द्विपद्धति जगत का वर्गीकरण किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए कार्ल लिनियस ने किया। इन्हें जंतु जगत का पिता कहा जाता है, इस वर्ग का पिता कहा जाता है। और दो कौन से जगत थे? जंतु जगत और पादप जगत। उसके बाद हम त्रिजगत पे आए। क्या आए हम? त्रिजगत, त्रिजंतु जगत पे हम आए। त्रिजगत वर्गीकरण, इसमें दो थे, पादप जंतु, पादप जगत और जंतु जगत। और तीसरा क्या ऐड हो गया इसमें? प्रोटिस्टा। क्या हो गया इसमें? प्रोटिस्टा। उसके बाद करते हैं, और इसके जनक किसे कहते हैं? हैकल को कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पांच जगत के बारे में बात करते हैं। तीन तो पहले पढ़ लिए, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा, और क्या हो गया? मोनेरा और फंगस। क्या गया? मोनेरा और फंगस। और इसे किसने इसकी मतलब किसे जना कहते हैं इसका? RH बहीटेकर को। RH बहीटेकर को जंतु जगत का वर्गीकरण दो प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं जंतु जगत के लिए। देखिए कशेरुकी या कशेरुकी, मैं आपसे बोला कि कशेरुकी क्या होता है? जिसमें कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, पृष्ठीय भाग में पाई जाती है रीढ़ की हड्डी, उसे हम कहते हैं कशेरुकी जंतु। और इस हड्डी में नोटोकॉर्ड नाम का द्रव भरा होता है। जब हम छोटे होते हैं बचपन में, इस द्रव को, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसे नोटोकॉर्ड ही कहते हैं। लेकिन जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं, जब बड़े होते हैं, तो उस द्रव का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम हो जाता है। ठीक है। जंतु जगत की उत्पत्ति मैंने आपको बताया, सबसे पहले जंतु जगत में मछली आई, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी। ठीक है। जंतु जगत में उपस्थित हृदय में चैम्बर। देखिए इस पर एक वीडियो में और बनाऊंगा, जिसमें कि जितने भी जंतु हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उनमें कितने चैम्बर होते हैं, ये वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए जंतु जगत में उपस्थित जीवों के हृदय के चैम्बर। मैं क्या बोला? मछली में कितने होते हैं? 2। शार्क, सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं? जिसमें लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। क्रोकोडाइल इसमें बाघ है, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है। देखिए पक्षी एवज 4 चैम्बर, शत्रुमुर्ग, स्तनधारी 4 चैम्बर, ह्यूमन बीइंग, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, व्हेल फिश, सील फिश।
ठीक है। नोट, जंतुओं के समूह को क्या बोलते हैं? फाइलम कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ। इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों? गोल्डफिश होता है। बात करते हैं एक कशेरुकीय जलीय जीव होते हैं। अब भैया इनमें ना ऊतक होते हैं, जब ऊतक नहीं होता अंग क्या पाए जाएंगे? अंग भी नहीं होते हैं। और इनके श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग अलग अलग से नहीं होते, एक ही में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये परजीवी होते हैं एवं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि मुक्त प्रोटोजोआ और परजीवी प्रोटोजोआ। जो मुक्त प्रोटोजोआ होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, और परजीवी प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं? स्टोलाइटिका, एंटामोइबा, प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नोसोमेना। तो हाई होप दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और बात कि बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।